उत्तराखंड में लोकसभा और विधानसभा छोड़ बाकी अन्य चुनावों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठे। ऐसा इसलिए क्योंकि छात्र संघ, सहकारिता और निकाय चुनाव कई बार टलता रहा और खबर है कि चारधाम यात्रा की वजह से पंचायत चुनाव में भी देरी हो सकती है, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद आज इसी विषय को लेकर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति हो रही है और ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि चारधाम यात्रा की वजह से पंचायत चुनाव टाइम पर संभव नहीं दिख रहे हैं। पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण के लिए पंचायत एक्ट में संशोधन होना है। इसके बाद शासनादेश होगा और प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण तय किया जाएगा। लेकिन पंचायत चुनाव पर चारधाम यात्रा का ब्रेक लग सकता है। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के कहीं भी कोई संशय नहीं है। बहुत जल्दी सरकार पंचायत के चुनाव कराएगी, क्योंकि उसमें जो एक थोड़ी सी आरक्षण को लेकर के जो बाध्यता थी वो भी खत्म होने वाली है। वो हमारा आरक्षण की स्थिति भी स्पष्ट होने वाली है और संगठन भी पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है और न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन पूरी तरीके से सरकार करेगी। मुझे लगता है कि चुनाव जिस तरीके से हमने विधानसभा के जीते हैं, अभी हाल ही में हमने नगर निगम का चुनाव जीता है, पंचायत के चुनाव भी हम उसी तरीके से जीतेंगे। हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य 12 जिलों में पंचायतों के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण के लिए पंचायत एक्ट में संशोधन होना है। इसके बाद शासनादेश होगा और प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण तय किया जाएगा। मंगलवार को ही कैबिनेट में ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश भी नहीं आया, जबकि 1 जून को जिला पंचायतों के नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि चारधाम यात्रा के चलते प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ सकता है। विकास के कार्यों को धार देने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और पूरा जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, तो हमें पूरा भरोसा है कि पंचायत के चुनाव में भी मोहर लगाने का काम हमारी प्रबुद्ध जनता करेगी। और क्योंकि चुनाव होने हैं, इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए था। चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी मौजूदा वक्त में आरक्षण को लेकर है। सबसे पहले तो पंचायत एक्ट में संशोधन होना है, उसके बाद शासनादेश होगा और प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण तय किया जाएगा। इसके बाद आपत्तियों पर सुनवाई कर उनका निपटारा भी किया जाना है। एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण पर आपत्तियों का निपटारा करने के बाद पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस काम में काफी समय लगेगा और इस दौरान प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। 8 साल से राज्य में प्रचंड बहुमत वाली भाजपा की सरकार है। इस प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार में इतना मद्दा नहीं है कि कोई भी चुनाव समय पर संपन्न करवा सके। चाहे निकायों के चुनाव हों, चाहे सहकारिता के चुनाव हों, कोई भी चुनाव समय पर नहीं हुआ। अब पंचायतों में भी 6 महीने से प्रशासक बैठे हुए हैं और अभी तक पंचायत चुनाव की कोई तैयारी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। अखबारों में खबरें छप रही हैं कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और इसके बैकग्राउंड में पंचायत चुनाव टाले जा सकते हैं। आखिर लोकतंत्र में आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। ये सरकार अगर समय पे निकायों के, पंचायतों के, सहकारिता के चुनाव नहीं करवा सकती तो ऐसे प्रचंड बहुमत वाली सरकार का जनता को क्या फायदा। राज्य में करीब 7,832 ग्राम पंचायतें और 3,162 क्षेत्र के साथ ही 385 जिला पंचायतें हैं, जिनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद शासन ने ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर प्रशासक नियुक्त किए हैं। निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को ही पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किया गया था। 6 महीने के लिए नियुक्त प्रशासकों में जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 1 जून को और ग्राम प्रधानों का 10 जून को खत्म हो रहा है। समय पर चुनाव नहीं होने से विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि निकायों में, पंचायतों में, सहकारिता में नहीं होंगे तो प्रशासक अपनी मनमानी करेंगे और मनमाने तरीके से जो है इन अपने प्रतिष्ठानों को हाँकने का काम करें। आखिर लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुसार काम करते हैं, लेकिन जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से अवसर छीनने का काम ये सरकार कर रही है और अभी पंचायत चुनाव की तैयारियां दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये सरकार फिर से एक बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए मजबूर होगी, क्योंकि जब पंचायत चुनाव कराने की मंशा नज़र नहीं आ रही है, धरातल पर कोई तैयारी नहीं आ रही है, तो निश्चित तौर पर जो है लोगों में निराशा का भाव पनप रहा है। अब देखते हैं सरकार पंचायत चुनाव समय पर करा पाती है या फिर से जो है प्रशासकों के हवाले जो है पंचायतों को किया जाता है।
उत्तराखंड तो क्वेश्चन में पंचायत चुनाव को लेकर हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई। दरअसल 1 जून को पंचायत चुनाव में प्रशासकों का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा और 1 जून को जिला अध्यक्षों का और 10 तारीख को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा प्रशासकों का। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्योंकि ये वक्त बहुत करीब है, मई का 1 महीना और 10 दिन बाकी इस महीने के। क्या पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां दिखाई दे रही हैं सरकार की? विपक्ष कह रहा है कि इस बार पंचायत चुनाव में भी सरकार देरी कर सकती है, जैसे कुछ पहले जो चुनाव हुए यहाँ पर नगर बॉडीज के हों, छात्र संघ चुनाव हो या सहकारिता के हों, उसी तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि प्रचंड बहुमत की सरकार समय पर चुनाव क्यों नहीं करा पा रही है। इस सवाल को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन इस पर सरकार का क्या पक्ष है और इसी को लेकर यहाँ पर एक्सपर्ट्स क्या राय लगते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी से संजीव वर्मा जी स्टूडियो मौजूद हैं। वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, वर्चुअली जुड़े हैं। भट्ट जी, बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में। उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंडी जी। और प्रेम पंचौली जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। सबसे पहला सवाल संजीव जी आपसे है। हालांकि अभी 1 जून को ये कार्यकाल खत्म होगा प्रशासकों का, क्या आप लोग तैयार हैं? समय से चुनाव हो पाएंगे पंचायत के, आप लोगों को लगता है? और क्या कुछ कहने की स्थिति में है अभी भारतीय जनता पार्टी? रवि जी, देखिए, अभी जो पंचायत के हमारे चुनाव होने वाले हैं 1 जून तक, अभी 1 जून से पहले का हमारा जो अभी नियत समय में हम लोग चुनाव पूरी तरह से कराने जा रहे हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हम अपने कार्यों पर, नीति पर और नियत पर हमारी जनता का पूरा विश्वास है और जन अपेक्षाओं पर हम लगातार खरे उतर रहे हैं। हम चाहे लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, चाहे हम निकाय की बात करें, चाहे हरिद्वार के जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हुए थे, कोई भी ऐसा चुनाव नहीं जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी हो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अग्रणी भूमिका में है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो लगातार उत्तराखंड को विकास की नई दिशाएं दे रहे हैं, नई ऊंचाइयों पर लगातार ले जा रहे हैं, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं। तमाम 70 की 70 विधानसभाओं में, चाहे विधायक भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय हो, सभी को उनके क्षेत्रों के लिए समान विकास के अवसर प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधायक को अपने अपने क्षेत्रों की 10 करोड़ तक की आप कोई भी योजना लाएं। और उनका ऐसा बोलने का जो मंतव्य था कि विकास कोने कोने का होना चाहिए, चकरौता से लेके पिथौरागढ़ तक और चमोली से लेके नारसन तक कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता ना रहे। और चाहे हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, चाहे पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, चाहे मैदानी क्षेत्रों की बात करें, चाहे हम किसान की बात करें, मातृशक्ति की बात करें, आप देखें किसानों के लिए जो हमने 3 लाख रुपए तक का ऋण 0% पे देने का काम किया, किसानों को गन्ना पेराई का जो भुगतान इंस्टेंटली देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया, जो कांग्रेस के शासनकाल में 4-4, 5-5 साल अटकाए लटकाए भटकाए रहा करता था। तो और मातृशक्ति को जो एनजीओ में 50 से लेकर 80% तक की हम लोग सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। मातृशक्ति का आर्थिक रूप से लगातार सुदृढ़ करना, और जो हमारा युवा है उसको होम स्टे, और लगातार अभी जो 22,000 सरकारी नौकरियां ऐसा देने वाला उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां युवा के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत करने के लिए जिस प्रकार से नकल विरोधी कानून माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लागू किया, युवाओं के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ है। और लगातार चाहे हम धर्मांतरण की बात करें, यूसीसी की बात करें, तमाम इस प्रकार की, जी मैं मुद्दे पे ही हूँ सर। हाँ। पंचायत चुनाव समय से हो जाएंगे? पंचायत चुनाव बिल्कुल समय से होंगे, क्योंकि जनमानस पूरे शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहा है।
और आगामी जो भी चुनाव होने वाले हैं, हमारे पंचायत के चुनाव होंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराने वाला है। अभी निकाय का चुनाव हुआ, उसमें आप कांग्रेस की हालत देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत देखिए। भारतीय जनता पार्टी 11 नगर निगमों में से 10 पर प्रचंड बहुमत से विजय हमने हासिल की, जबकि कांग्रेस को 0 मिला और एक जो सीट अन्य थी वो निर्दलीय लेकर गया। तो कांग्रेस की स्थिति भी आप देखें रसातल पर जाती हुई जनता देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो एक तरह से ऊंचाइयां हासिल कर रही है वो भी जनता देख रही है। ठीक है शांति प्रसाद भट्ट जी, आज हमारा मुद्दा ये है कि पंचायत चुनाव क्या समय पर हो पाएंगे, इस बात को लेकर भी अब चर्चा चलने लग गई है, क्योंकि वक्त अब बहुत कम बचा हुआ है और ऊपर से 4 धाम यात्रा भी है। तो 4 धाम यात्रा का ब्रेक न लग जाए, इस बात को लेकर चर्चा करें। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि हम समय से ही पंचायत चुनाव कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जितने भी चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा रही है। शांति प्रसाद भट्ट जी, सवाल मुझसे है रवि जी? जी बिल्कुल आपसे जी। देखिए रवि जी, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे झूठी पार्टी, 1 नेशन 1 इलेक्शन का नारा देने वाली ये पार्टी निकाय और स्थानीय निकाय और पंचायतों, छात्र संघ, सहकारिता के चुनाव भी समय से नहीं करा पाती है। और जो इनका एक डायलॉग है अटकाना, भटकाना और लटकाना, तो ये चुनाव को अटकाती है, लटकाती है और भटकाती है। केवल ऑनरेबल हाई कोर्ट की डांट, फटकार और अवमानना के नोटिस से बचने के लिए ये बयान जारी करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लगभग 6 माह पूरे हो चुके हैं। प्रशासकों की नियुक्ति का भी समय लगभग पूरा हो चुका है, जून में होगा। और इन्होंने कुछ नहीं किया है। जो ओबीसी का आरक्षण आना था उसे भी ये लेकर अभी तक गंभीर नहीं है। और किसी भी निर्वाचन की एक प्रक्रिया होती है, उसमें परिसीमन होता है, आरक्षण होता है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य होता है, अनंतिम सूची का प्रकाशन होता है, अंतिम सूची का प्रकाशन होता है, और फिर आयोग का काम शुरू होता है जब वो अधिसूचना जारी करता है। उसमें भी अलग अलग चरण होते हैं, नामांकन होता है, निर्वाचन होता है, मतगणना होती है। ये सब इनके एजेंडे में अभी कहीं नहीं है। इसलिए अब आगे 4 धाम यात्रा हमारे सर पर है। सरकार अभी तक सड़कों के गड्ढे नहीं भर पाई है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। महिलाएं इनके विधायकों को भगा रही हैं, दतिया रही हैं। ये जब वो पानी की मांग करते तो ये उनसे नारे लगवाते हैं। और स्वास्थ्य का सिस्टम पूरा चरमराया हुआ है। और इन्हीं की आक्रमणीयता से पिछली जो 4 धाम यात्रा थी उसमें 250 तीर्थ यात्रियों की दुखद मृत्यु हुई थी इनकी कुव्यवस्थाओं के कारण। इसलिए हम इन्हें अभी भी आगाह कर रहे हैं, 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। आपने व्यवस्थाएं अभी तक चाक चौबंद नहीं की है, ऊपर से पंचायत चुनाव आप नहीं करा पा रहे हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। और हम कांग्रेस पार्टी 2016 में ही उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लेकर आए थे। भारतीय जनता पार्टी 2017 में जैसे ही आई, इन्होंने 2019 में उसमें अनेकों अमेंडमेंट लेकर आए, और इनका अमेंडमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट में गिर गया था। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बिंदु पर दिशा तय कर दी थी, जो 3 बच्चों वाला मामला था, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कट ऑफ डेट तय कर दी थी। इसी तरह ये 2021 में एक संशोधन लेके आए जिसमें वित्तीय संशोधन थे और चुनाव पर प्रशासकों की नियुक्ति का प्रकरण था। यद्यपि अगर किसी प्रधान का, किसी जिला पंचायत के सदस्य का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उसे दोबारा चुनकर आना पड़ता है, लेकिन ये सरकार उन्हीं को दोबारा से प्रशासक इन्होंने बिठा दिया, जबकि पहले अधिकारी प्रशासक होते थे। तो इस तरह से ये सरकार संविधान को मानती ही नहीं है, संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम करती है। तो मुझे लगता नहीं कि ये सरकार कोई चुनाव करा पाएगी, ये यात्रा तक इस चुनाव को टालेगी। ठीक है, पहला कमेंट अभी हम ले रहे हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल से दिव्यचंद उत्तराखंडी जी, आपको क्या लगता है पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए रवि जी, ये कोई नई बात नहीं है। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये चुनाव जो है कोई आपदा तो नहीं है कि जो तुरंत आई हो। इससे स्पष्ट होता है कि जो बीजेपी का तंत्र है वो फेल है और वो सिर्फ सिगुओं में फेंकने में माहिर है। और अभी जो प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे थे कि 30 जून तक ये संपन्न हो जाएगा,
मुझे नहीं लगता वो उनकी व्यक्तिगत राय है या पार्टी की राय है। कैसे हो सकता है? इतनी सारी बात अभी शांति प्रसाद बर्जी ने भी गिना दिए हैं और सभी जानते हैं कि इसकी एक लंबी प्रक्रिया है जो अभी तक नहीं हुई, और उसके बीच में एक जो बहुत बड़ा रोड़ा है वो ओबीसी का आरक्षण से है। तो वो कोई एक दिन में 2 दिन में होने वाली कार्रवाई नहीं है। ये फिर से एक समिति बना देंगे और एक और बात कहेंगे कि समिति को अधिकार है, उसको कोई पूछ नहीं सकता। इस प्रकार से ये जो गोलमोल और 2 प्रकार के इनके वचन होते हैं, इससे लोग दुखी हैं। लेकिन ताजुब इस बात का है कि ये मानने के लिए ये है, ये सिर्फ जीत देखते हैं, ये अपना परसेंटेज नहीं गिनते। देख रहे हैं कि सब जगह पे इनका कहीं पर भी 35 और 40% से ऊपर से ये कहीं जीते नहीं है। वो दुगड़ा इस उत्तराखंड में है जो अलग अलग दल बन करके जो इनको जीतने का मौका दे रहे हैं। तो मेरा तो आह्वान ये है कि वक्त है इस प्रकार की झूठी और जुमलेबाज पार्टी को हटाना है, तो एकजुट एकमुठ होना होगा। और आपको हर चुनाव में इनको शिरकत वैसे मिल तो जाती है, लेकिन जब आप एकजुट होंगे तो इनको स्वतः मिल जाएगी। अब रही बात कि ये जब चुनाव का क्वेश्चन होता है तो ये उसका नकल विधेयक की बात करते हैं, और अभी तक वो आपका जो नकल विधेयक का जो आरोपी है उसके सर में सिगड़ा फोड़कर वो बाहर घूम रहा है, सह ले रहा है। मतलब इनको ये पता नहीं लगता है कि हम बोल क्या रहे हैं या हम कह क्या रहे हैं जनता के बीच में, और जनता सब समझ रही है। लेकिन आपके जो हथकंडे हैं चुनाव जीतने के, जब वो खत्म हो जाएंगे और चरम सीमा पर हो जाएगा, वो पाप आपका घड़े की तरह फूट जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप धराशायी कहां पर होंगे। पर वर्तमान में चिंता चुनाव की है। अगर चुनाव 30 जून तक नहीं हो पाते हैं तो ये सरासर पार्टी में बीजेपी की ये एक तरफ से नैतिक जिम्मेदारी की हार है। अभी इसके बाद हम इनको ये भी पूछना चाहेंगे कि छात्र संघ चुनाव का क्या हुआ, सहकारिता चुनाव का क्या हुआ, और इसमें भी आपको जो 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था उससे भी 6 महीने पहले आपकी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। 1 साल तो मेरी तरफ से वही डिले है, और अब आप बोल रहे हैं कि 1 महीने में ये कर देंगे। जो काम आपसे 1 साल में नहीं कर पाए वो 1 महीने में आप इतने तेज तरार विद्यार्थी नहीं है। आप जिनको धाकड़ बोलते हैं हम उनको कायर बोलते हैं, आप ये काम नहीं कर पाते हैं। अब उत्तराखंड की जनता पर आप जो है दोहरा उन कर्मचारियों पर बोझ डालेंगे जो कर्मचारी स्कूल में उन्होंने बच्चों का एडमिशन होना है, बच्चों की पढ़ाई करना और यात्रा पर पुलिस वालों ने जाना। तो उस व्यवस्था के बीच में आप ऐसा कौन सा तंत्र लगाओगे जो आप जीत पाओगे? उस चीज को ढूंढ रहे हैं आप। बाकी आप किसी वजह से डिले नहीं कर रहे हैं, आप एक वो चीज दे रहे हैं कि कब जो है छींका टूटने की संभावना है और हमको प्राप्त हो जाएगी। आप उत्तराखंड में जो लोकसभा से लेकर विधानसभा से लेकर और जो निकाय चुनाव में जो जीत हासिल की आप डंका पीटते हैं, उसके पीछे आपके ही विधायक श्रीनगर के चुनाव में, श्रीनगर में जो आपके विधायक जीते हैं उनकी बात खुलेआम करते हैं कि धांधली से जीते हैं। आपके वही लोग जो ऋषिकेश में मेयर जीता है, आपके ही लोग बोलते हैं कि ये तो हमारी बदौलत है, नहीं तो ये नहीं हो पाते हैं। और कहाँ आप ईमानदारी की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। वो मेरे को समझ में नहीं आता आपको जीरो टॉलरेंस कौन सा है? इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है और आप ये बना हम तो बिल्कुल पाक साफ हैं, हम तो ये करते हैं। हर बात के पीछे आप विपक्ष को लेकर आते हैं। विपक्ष से क्यों इतने घबराते हो, क्यों डरते हो? आपको तो विधि विधान के अनुसार और अपना जो विधान हमारा जो संविधान है उसके अनुसार समय पर अपना कार्य कराइए। ठीक है, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के इस पर क्या वक्तव्य हैं वो आगे हैं, अब इसको समझ लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचौली जी हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो उन चुनाव की तारीख उस दिन तय हो जाती है 5 साल पहले ही, जब एक सरकार बनती है। हमको पता है कि 5 साल बाद इस तारीख को ये कार्यकाल खत्म होगा, लेकिन उसके बावजूद जब चुनाव में देरी होती है तो सवाल उठते हैं। और उत्तराखंड में तो बहुत सारे चुनाव में देरी होती जा रही है। पंचायत चुनाव के लिए वक्त तो है, लेकिन 4 धाम यात्रा भी है। तो हम इसे कैसे समझें कि जो क्या वाकई में 1 महीने का जो समय है उसमें ये काम पूरे हो जाएंगे? और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ पर आरक्षण को लेकर अभी कैबिनेट में सब इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर अध्यादेश आएगा, लेकिन वो नहीं आया। मैं समझ नहीं पाता हूँ, कभी मुझे बड़ी हंसी आती सरकारों पे। किसने रोका है कि चुनाव नहीं होना चाहिए? किसी ने नहीं रोका ना। 4 धाम यात्रा है तो क्या उत्तराखंड के लोग 4 धाम यात्रा में चले जाएंगे व्यवधान करने के लिए? तो कॉमन सेंस है। मतलब कि आप बात क्या कर रहे हो? सारे वेल पढ़े लिखे लोग हैं। वो समय चला गया अब, जिसको जब पढ़ना नहीं आता था वो बगल वाले को कहता है क्या लिखा हुआ है। तो ये तो शर्म आनी चाहिए सरकारों को। जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में आ गए, हम दुनिया एक मुट्ठी में आ गई है, तो फिर आप संकट की बात करते हो। ये तो शर्म वाली बात है ना। आप समझिए कि जो परिपाठी तब से चल के आई थी, जब हमको कागज पे हमको फोटोस्टेट नहीं होता था, कार्बन लगान करके कागज पे लिखते थे।
तब जो है मार्च फाइनल में जो बजट जो स्वीकृत हो रखा होता, मार्च फाइनल में लोग पेमेंट कर पाते थे, क्योंकि कागज ही इतने बनते थे सरकार में। आज तो आपको फोटो स्टेट भी नहीं करना है, आपने कंप्यूटर से 10 पेज उसी समय निकाल दिए। तो आप देखिए ना सरकार में नया क्या हो रहा है। जो भी सरकारें आई है पुराना ढरा है ना, तो ये रोना तो बेकार है कि समय पे विपक्ष कहता है कि समय पे चुनाव नहीं हो रहा है, विपक्ष भी तो नया कुछ नहीं कर रहा है। और विपक्ष ये भी कहता है कि विपक्ष से सरकार डर रही है, बिल्कुल नहीं डर रही है। सरकार के कानों में तो जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार तो भैंस के जैसे बनी हुई है। भैंस मतलब भैंस के रूप में, जब भैंस पानी पीने जाती है तो पीछे से तुम कितना ही काट दो, जब तक उसने पूरा पानी नहीं पिया तब तक भैंस हटेगी नहीं है। एक सेंटिमेंट है पशु का, तो उसके जैसे सरकार है। तुम पीछे से कुछ भी करो, सरकार ने जो करना है वो कर ही देगी। विपक्ष से बिल्कुल नहीं डर रही सरकार। तो अब आप बताइए कि जब हर साल मार्च में बजट लैप्स हो रहा है, मार्च में बजट आ गया, पूरे साल भर तक सारे विभाग कहते बजट नहीं, मार्च में सीधर उधर ये प्रिंट आउट निकाल करके बिल बाल बना करके फिर बोलते मार्च इतना आप और हम खबर लिखते हैं कि फलाने विभाग का इतना बजट लैप्स हो गया है। तो सरकार ने क्या नया किया? अगर चुनाव आगे पीछे जा रहे हैं तो सरकार ने क्या नया किया? अगर शंभू पासवान के कागज यहाँ के है ही नहीं तो सरकार ने क्या नया किया? आपको पता होना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने 10 वार्ड, तब 10 वार्ड होते थे पुराने टीरी में, 10 वार्डों के कागजात खंगाले, जिसमें एक भी कागज में शंभू प्रसाद का नाम नहीं है। तो सरकार ने क्या नया किया? सर एक बार बता देते, उसके आधार पर तूने झूठे कागज प्रस्तुत किए, चुनाव अधिकारी को बुला देते। चुनाव अधिकारी को ये नॉलेज नहीं है कि 1950 में जो अध्यादेश जारी हुआ है, जो शासनादेश, जो अध्यादेश जारी हुआ है, जो राष्ट्रपति ने लागू किया है कि जो जहां का होगा उसको आरक्षण का फायदा वहां मिलेगा, सिर्फ नेशनल चुनाव को छोड़ करके। ठीक बात। और हमारे राज्य में जो है न उसको टीरी का विस्थापित है, न टीरी मजदूरों का विस्थापित है। टीरी बांध की कट ऑफ डेट 1985 है और आदमी 1983 में यहाँ आता है और तब 16 साल का होता है, तब बाल मजदूर होता है वो। तो हमारी सरकार ने क्या नया किया? तो कहना यह है कि विपक्ष बिल्कुल न बोले कि सरकार उनसे डरती है। विपक्ष को सरकार नहीं डर रही है। अगर सरकार विपक्ष को डरती थी तो चुनाव तय समय पे सरकार की मजबूरी होती करवानी। विपक्ष कर ही नहीं रहा। इसमें जितनी दोषी सत्ता वाली सरकार है, भाजपा नीति सरकार है, उतना ही दोषी उत्तराखंड का विपक्षी है। विपक्ष जो प्रतिपक्ष में जो नेता बैठे हुए हमारे, वो सही सूचना और सही तरीके से सरकार से काम करवाना नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है इस उत्तराखंड में। और आप देखिए ना कि मैंने पहला भी उदाहरण दिया कि मार्च में बजट का वारा न्यारा हो जाता है। तो नया क्या है? बिल्कुल ठीक है। तो नया जब है ही नहीं तो ये सारा रोना बंद कर दीजिए। जिस दिन सरकार की मर्जी आएगी, जब वो पूरी पानी पी लेगी तो उस दिन वो हट जाएगी वहां से। जिस दिन उनकी मर्जी आएगी चुनाव कर लेंगे जी। और चुनाव ये भी सरकार झूठ बोल रही है जनता के बीच में जाकर के, 4 धाम यात्रा सामने पर है। अरे भाई 4 धाम यात्रा का तो अपना सारा शेड्यूल बना हुआ है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट वहां पर खड़ा है, पुलिस खड़ी है, ग्रीन पुलिस खड़ी है, परिवहन विभाग ने अपना सारे अलर्ट कर दिए हैं। वही तो आप सड़क जाम करवा रहे हैं, उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो ये झूठ है। और उत्तराखंड के लोगों को आपको पता है, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के जो आसपास के गांव के लोग हैं, वो यात्रा, कई परिवार ऐसे हैं जो यात्रा गए नहीं कई सालों से। जी समझ रहे बात जी। कभी भी उत्तराखंड के मूल निवासी, जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी जो लोग हैं, यात्रा में बाधक नहीं होते हैं। यात्रा में अगर बाधक है तो सरकार है जी। तो सरकार इस झूठ को न बोले, ये बोले कि हमारी मर्जी जिस दिन उस दिन सब चुनाव करवा देंगे। ठीक है, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर सरकार ये कह रही है इस वक्त में कि हम 1 महीने के अंदर चुनाव करा लेंगे, तो उनकी तैयारियां क्या है, कैसे करा लेंगे, और विपक्ष के जो सवाल है उन पर भी चर्चा जारी रहेगी। और चुनाव समय पर नहीं होते तो इससे कितना नुकसान होता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव 2025 की बात कर रहे हैं और ऐसी चर्चाएं हमने नगर निकाय चुनावों को लेकर भी की, छात्र संघ चुनाव को लेकर भी की, सहकारिता चुनाव को लेकर भी की। लेकिन अब जब 1 महीने का वक्त बाकी रह गया पंचायत चुनाव को लेकर, और जब खबरें आने लगी कि 4 धाम यात्रा भी शुरू हो गई है, अभी तक जो आरक्षण तय होना था उस पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आरक्षण के लिए अध्यादेश आएगा, आरक्षण तय होगा, उसके बाद उस पर आपत्तियां होती हैं, फिर आपत्तियों का निस्तारण होगा, तो ये लंबा वक्त हो सकता है। ऐसी शंकाएं हैं
लेकिन सरकार का इस पर यह कहना है, जैसे कि हमारे साथ संजीव जी हैं, संजीव जी ने कहा है कि हम तय वक्त पर ही चुनाव करा लेंगे। इस बात की वो गारंटी दे रही है सरकार, क्योंकि वक्त है, ऐसा नहीं कहा जा सकता अभी, लेकिन जो शंकाएं उस पर बात हो रही है कि क्या ये चुनाव भी वक्त पर हो जाएंगे, और पूर्व के जो अनुभव है उन पर बात हो रही है। संजीव जी, आप कह रहे हैं कि चुनाव वक्त पर हो जाएंगे, लेकिन तैयारियां कहाँ हैं? तैयारियां भी तो हो, विश्वास कैसे करें? रवि जी देखिए, सरकार अपना काम जो जिस व्यक्ति का काम है वो व्यक्ति अपना काम कर रहा है, जिस अधिकारी को जो काम दे रखा है वो अधिकारी अपना काम कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो एक नाहक ही एक भ्रम का एक वातावरण फैला रही है, क्योंकि कांग्रेस अपना जहाज को एक बार फिर डूबता हुआ देख रही है और इसीलिए उस अपनी खींच मिटाने के लिए इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रही है। हमने क्योंकि धरातल पर काम किया हुआ है, सरकार लगातार धरातल पर काम कर रही है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जीडीपी को, स्टेट जीडीपी को डबल करने की दिशा में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा, 22,000 सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन 2025 है कि हमने देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड को बनाना है, इसी दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। चाहे प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ने की हम बात करें, चाहे पर्वतीय क्षेत्रों को फलपट्टी के माध्यम से वहाँ के युवाओं को रोजगार देने की बात करें, होम स्टे योजना से, हॉर्टिकल्चर से, एग्रीकल्चर से, तमाम ऐसे युवाओं को जो एक पलायन की एक बड़ी समस्या उत्तराखंड में मुंह बाए खड़ी रहती थी, उस पलायन की समस्या से निजात पाने की दिशा में हम लोग युवाओं को अपने घर पर ही रोजगार देने में सक्षम हुए हैं। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट उत्तराखंड में हो रहा है, उससे मैं सोचता हूँ जो हमारे प्रदेश की जनता है उसका भारतीय जनता पार्टी में जो विश्वास और ज्यादा प्रगाढ़ हुआ है। नहीं, वो ठीक बात है आपकी। चलिए, आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, 2017 से आप लोग हैं, आपको करना भी चाहिए क्योंकि जनता ने आपको चुना है, तो समय पर चुनाव भी करा दीजिए। विपक्ष को क्यों मौका देते हैं आप? सर देखिए, हम तो लगातार समय पर ही चुनाव कराते हैं। कहाँ क्योंकि चुनाव 1 साल बाद हुए। सर एक मिनट, छात्र संघ चुनाव ही नहीं हुआ, सहकारिता में यही स्थिति। रवि जी नहीं, जो हकीकत है सर वो तो कहनी पड़ेगी ना। रवि जी देखिए, पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है, कांग्रेस पार्टी जो लगातार इस बात का अवहेलना करती है, या मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप 10 साल आपका भी शासन रहा है, आपने ऐसा कौन सा चुनाव था, चाहे हम सहकारिता की बात करें, चाहे पंचायतों की बात करें, चाहे नगर पालिका नगर निगमों की बात करें, आपने कौन सा चुनाव बिल्कुल नियत समय पे करवाया? आपने प्रत्येक चुनाव को एडमिनिस्ट्रेटर बिठा के रखे, आपने प्रत्येक चुनाव को अटकाने भटकाने का काम किया। लेकिन रवि जी देखिए, कई बार कुछ संवैधानिक बातें होती हैं, संवैधानिक बाध्यताएं होती हैं, जिसकी वजह से चुनाव कई बार पीछे हटाने पड़ते हैं। जैसे कि ओबीसी आरक्षण की बात थी, उसकी वजह से हमारे अभी जो नगर निकायों के चुनाव थे वो थोड़ा सा लेट हुए, किंतु जैसे ही संवैधानिक बाध्यताएं हम दूर कर लेते हैं तो उसी समय पर हम चुनाव कराते हैं। अभी 1 जून तक है जी, 1 जून तक है जिलाध्यक्षों का, 10 तारीख तक है ग्राम प्रधान होगा। तो जो समय निश्चित है, नियत समय पर ही हम चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से हम चुनाव कराएंगे। और अभी जिस तरह से मेरे कांग्रेस के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, श्रीमान जी धरातल पे काम करते हैं, आपकी तरह शिलापट लगा के नहीं भूलते। पिछले 25-30 सालों पुराने शिलापट आज भी पूरे उत्तराखंड में कोने कोने पर दिखाई दे जाएंगे, जहां पर ये लिखा होता था, इसका इसका शिलान्यास किया, लेकिन एक ईंट भी आप लोग रख नहीं पाए। हमारी सरकारों में नई कार्य संस्कृति को जन्म दिया है।
हम जिस दिन हाँ, केवल नाम शिलान्यास बदलने करते हैं उसी दिन उसके उद्घाटन की तिथि भी निश्चित करते हैं, और जो तिथि निश्चित होती है उससे एक हफ्ते पहले ही उसकी पूरी की पूरी अच्छा, उद्घाटन की तैयारी कर लेते हैं। मियां वाला का नाम यथावत है या नहीं है? ये धरातल पर काम कर, धरातल पे काम किया, ग्राउंड जीरो पे काम किया। आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, 874 डॉक्टर थे आपके स्वास्थ्य बेड़े में, आज 3520 डॉक्टर्स हैं, 3520 डॉक्टर हैं श्रीमान जी, है या नहीं है? 3520 डॉक्टर्स आज हमारे स्वास्थ्य बेड़े में। हमने करके दिखाया, हमने करके दिखाया आपकी तरह हल्द्वानी में अतिक्रमणकारियों की ढाल नहीं बनते, चलिए ठीक है, अतिक्रमणकारियों की ढाल नहीं बनते, जो पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे, जो पुलिस पे गोलियां चला रहे थे, और आपके विधायक आपके विधायक वहां पर पत्थरबाजों की ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। अवैध खनन पर त्रिवेंद्र रावत जी को जवाब दिया नहीं दिया? लैंड जिहाद और थूक जिहाद वालों की ढाल नहीं बनते। ठीक है, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, आपकी तरह अतिक्रमणकारियों की ढाल नहीं बनते। संजीव जी ठीक है, हम विकास की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं, इसीलिए उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना महंगाई चरम पर है, अपना आशीर्वाद देती है। दुश्मन कर दिया संजीव जी। अच्छा ठीक है, आप ही के पास आ रहा हूँ देवचंद उत्तराखंड जी। शांति प्रसाद भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी ये कहते हैं ठीक है देरी हो रही है, वो सवाल हम भी उठा रहे हैं, और पूर्व में चुनाव में भी देरी हुई, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि देरी भी होती है लेकिन फिर हम ही लोग जीत जाते हैं। अब नगर बॉडीज में, नगर निगमों की हम बात करें तो आप लोग एक भी सीट नहीं जीत पाए, 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। अंडा मिला है, अंडा। एक सेकंड मैं पूछ रहा हूं उनसे, तो ये बात करती है भारतीय जनता शानदार अंडा मिला है निकाय चुनाव में। रवि जी, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, और इस सरकार ने लोकलाज तो बेच खाई है। ये तो बेशर्मों की सरकार है, सीधे कह रहा हूं। इनमें इतनी शर्म नहीं है कि उत्तराखंड के लोग जो ये देवभूमि है, अरे आप पेरिस उठाकर देख लीजिए ना, इन्हीं के पन्ना प्रमुख यौन शोषण के आरोपी हैं, सेंटर के यौन शोषण के आरोपी हैं, 3-4 इनके नेता जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, इनको तो शर्म हया बची नहीं है इनमें। उनके लिए क्या कहेंगे जो तीनों बेल के आरोपी हैं, जो तीनों बेल पर हैं, पहाड़ की बेटी थी, उसके साथ लोगों ने क्या किया, और उसमें इनके लोग जुड़े हुए हैं, नाम आए हैं। जो मैंने सवाल किया भट्ट जी उस पर बताइए, जो मैंने सवाल किया भंडारी के माता पिता ने नाम लिया है, इनको शर्म होती, सरकार को डूब मरना चाहिए था। इतने आरोप हैं इस सरकार पर, मैं क्या कहूं रवि जी, इतने आरोप हैं। और जो ये चुनाव का मामला है ना, पंचायत का, और इससे पहले निकाय का, आप हर चुनाव देख लीजिए जिस पर इन्हें ऑनरेबल हाई कोर्ट की डांट फटकारना पड़ी हो, जिस पर अवमानना के नोटिस जारी न हुए हो, लेकिन बेशरम सरकार है, अवमानना के नोटिस मिल रहे हैं, फिर भी निश्चिंत है, कराएंगे। ये तो संविधान को मानते नहीं है ना। मैंने कहा ना, ये संविधान की हत्या करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करनी चाहती है पार्टी। ये केवल, और मैं कह दूं रवि जी, रावण की लंका भी एक दिन जलकर खाक हुई थी। अरे लोकतंत्र के हत्यारे तो आप हैं, गिरेगी, चुनी हुई 100 से ज्यादा सरकारें गिराने का जो पाप आप लोगों ने किया, अभी भी शर्म नहीं आती। ये अहंकार से लोकतंत्र की आप बात करेंगे, और जो अहंकार 1984 में हमने तो नहीं नरसंहार किया, और आप लोकतंत्र की बात करेंगे, शर्म नहीं आती आपको? देश का विभाजन किया, क्यों नहीं भरे आपने अभी तक 5 मंत्री पद? हमने तो नहीं कहा कि आपके राज में पत्रकारों पर हमला क्यों नहीं हो रहा है, आपने तो पत्रकारों पर आपके राज में हमला हुआ, हमने तो वो आवाज उठाई। और अभी पैनलिस्ट एक विद्वान साथी कह रहे थे कि ऑपोजिशन कुछ नहीं करता है, इन सारे मुद्दों को लेकर ऑपोजिशन सड़क पर है। इन्होंने ही तीर्थ की मर्यादा को भंग किया, जब केदारशिला को दिल्ली में ले गए, भगवान केदारनाथ को वहां ले गए, इन्होंने QR कोड का मामला इन्हीं के जमाने में है। ये पार्टी, इस पार्टी में ना बहन बेटियां सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना पत्रकार सुरक्षित है। अवैध खनन, अवैध शराब, 4 धाम यात्रा का कुप्रबंधन, पंचायत चुनाव नहीं करवाने, ये सारे आरोप इस सरकार पर हैं। उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि हम चुनाव करा लेंगे। और पिछले 2019 का जो चुनाव था रवि जी पंचायतों का, उसका शेड्यूल अगर ये उठाकर देख लें तो इनको पता लग जाएगा कि 2 महीने में कैसे चुनाव करवाएंगे। 16 सितंबर 2019 को अधिसूचना जारी हुई थी पंचायतों की, और 21 अक्टूबर 2019 को मतगणना थी, और 27 नवंबर से कालखंड शुरू हुआ था। तो आप लगा लीजिए 2-2.5 महीने का ये कालखंड था जिसमें ये सारा शेड्यूल उन्होंने जारी किया था। तो अब कितना समय इनके पास बचा है? ऊपर से 4 धाम यात्रा है, और अभी एक विद्वान साथी कह रहे थे
कि चारधाम यात्रा कोई बहाना नहीं हो सकता है। ये सरकार बहाना बनाएगी, क्योंकि चुनाव में वाहनों का अधिग्रहण होगा और इतने वाहन कहां से आएंगे? अधिकांश जो प्राइवेट वाहन है वो यात्रा सीजन पर लग जाएंगे, उनकी बुकिंग शुरू हो चुकी है अभी से, उनसे कैसे छीना झपटी करेंगे? जगह जगह जिलों में आरटीआई जो आरटीओ हैं जिलों के, वो धमकेंगे उन वाहन स्वामियों पर, उनके वाहनों को ऑक्युपाई करेंगे। तो आप चुनाव में कहां से वाहन लेकर आएंगे? आपका वाहन कहना है, कांग्रेस का कहना है कि चारधाम यात्रा का भी फर्क है और ये एक वजह हो सकती है। ठीक है, देवचा उत्तराखंड जी अपनी बात निश्चित रखिए। रूप से फर्क है। हाँ। ये सरकार फेल्योर है, चुनाव नहीं करा पाई। ये सरकार ठीक से चारधाम यात्रा करा पाएगी, इस पर भी हमें संशय है। जबकि मैं तो भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ जी, माँ यमुना, माँ गंगा से प्रार्थना करता हूं कि यात्रा सकुशल संपन्न हो, जी, जी, देश जी। विदेश के यात्री ठीक है। आए, हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े। हाँ। लेकिन इस सरकार के नियत पर हमें संशय है, क्योंकि जिस तरह से पिछली यात्रा में 250 तीर्थ यात्रियों की दुखद मौत हुई थी, वो बहुत कष्टकारी था। ठीक, देवचा उत्तराखंड इसलिए जी मैं अपनी बात सरकार रखिए, को फिर फिर प्रेम आगे पंचोली कर जी के रहा पास हूं। जाते हैं। पंचायत चुनाव भी कराइए और तीर्थ देखिए यात्रा भी ठीक है, ठीक बड़ी से कराइए। ठीक है। देखिए रवि जी, यात्रा का इसमें बहाना तो आ रखा है, लेकिन मैं यात्रा के बारे में सिर्फ मैं 2 शब्द कहूँ। एक तो यात्रा संपन्न कराना और एक नियंत्रित यात्रा को कराना, 2 अलग अलग बातें हैं। और बीजेपी का जो मानना है, लोगों को बरगलाना है कि हम तो यात्रा को बना रहे हैं, हम यात्रा को बना रहे हैं, लेकिन ये अनियंत्रित यात्रा है जो कि विकास नहीं विनाश की ओर ले जाती है। ये हम पहले भी कहते हैं, अभी भी कहते हैं। लेकिन आज यात्रा की बात नहीं हो रही, आज चुनाव की बात हो रही है। चुनाव की बात में अभी जैसे हमारे पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर पंचोली जी हैं, उन्होंने कह दिया कि वास्तव में बीजेपी जो है दमनकारी है, अहंकारी है और वो कुछ भी कर सकती है। अब जहाँ तक गाड़ियों की कयास आप भर्जी लगा रहे थे, तो उनके आरटीओ को अभी हुक्म कर देंगे इतनी गाड़ियों को सीज कर दो, नहीं तो वो लोग जिसमें चुनाव में आएंगे उनको यात्रा में कौन परेशान होगा, उनको क्या लेना देना है उसमें? उन्होंने तो जनता के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। वो जो ऐसा कर सकते हैं कि जिन्होंने न्याय संगत पुलिस के सामने लोगों का, जो बेरोजगार उत्तराखंड के बेरोजगार थे, उनको पैसा दिलाया, और जब देखते हैं कि संसद में उनके घबला हो गया, उनके ऊपर आंच आ रही है, तो उन पे ऊपर झूठे मुकदमे लगा सकते हैं। जो ये कर सकते हैं भटजी, वो कुछ भी कर सकते हैं, रवि जी वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हमारी तो बात न है कि चुनाव करा तो दें। हम तो ये कह रहे हैं कि चुनाव ने कराने से आपने पहले एक झोल किया हुआ है, और वो झोल है, वो झोल ये है कि आपने ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया, आपने जिला अध्यक्षों को ही प्रशासक बना दिया, आपने ब्लॉक अध्यक्ष को ही जो है प्रशासक बना दिया। ये तो आपका झोल है। आपने उनको, इसलिए आपके चुनाव हो ना हो, आपकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो चंदाखोरी का मामला है, जो ऊपर से नीचे का जो भ्रष्टाचार की आप लीज है, वो आपका जो चल रहा है, तो आपको चुनाव से लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो मैं वही कह रहा हूं कि ये आपदा नहीं है, इसके बारे में आपको 1 साल पहले से सोच देना चाहिए था, और 6 महीने पहले घोषणा, चुनाव हो जाना चाहिए थे। अब जब 6 महीने भी खत्म हो रहे हैं, तो निस्संदेह आप अगले स्पेल के लिए जाओगे कि अगला एक स्पेल और दे दो, न्यायालय के शरण में जाओगे। यहाँ पर तो आप हाँक देंगे और आधे 1 घंटे का डिबेट को खत्म करने की कोशिश कर देंगे। हकीकत आपकी इतनी शक्ति नहीं है, बीजेपी की इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि वो जनता की भलाई के लिए काम करे। जनता, उनका तो एक ही फॉर्मूला है कि अपना काम बनता है तो बाहर में जाए जनता, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है प्रेम पंचोली जी, अब यहाँ पर ये समझते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी चुनाव, जैसे कि इस वक्त प्रशासकों की नियुक्ति है पंचायतों में, कितना फर्क पड़ता है विकास कार्यों पर अगर समय से चुनाव नहीं होते? बहुत सारा फर्क होता है। क्या होता है कि जब जनप्रतिनिधि आपके सामने नहीं है, तो जो सरकार तक सूचना जाती है वो आधी अधूरी सूचना जाती है, और सरकार तक वो सूचना जाती है जो पॉलिटिकल पावर जिनके पास रहती है, राजनीतिक पावर नहीं, राजनीतिक पहुंच जिनकी रहती है। माना किसी की मुख्यमंत्री से पहुंच है, किसी की चीफ सेक्रेटरी से पहुंच है, आम जनता की तो नहीं होती पहुंच। आम जनता तो कई बार सचिवालय आती है और दरवाजे से वापस चली जाती है, क्योंकि वो अंदर जाने का पास ही नहीं मिलता है। तो आम जनता के काम तो जनप्रतिनिधियों से ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी देहरादून शहर में रेहड़ी और ये सब पटरी वालों को सरकार ने लोन दिया, मात्र 10,000 रुपये। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मात्र 10,000 रुपये। तो अब क्या हुआ कि उसमें से 80% तो बिल्कुल पात्र आदमी को मिला, 20% वहाँ घुस गए। तो वो तो भीड़ भाड़ में इतना होता ही है, लेकिन वो 80% जो है वो डायरेक्ट भी नहीं गए। उनके आजू बाजू के जो वार्ड मेंबर थे, जो पार्षद थे, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए इस काम को किया है। यही फार्मूला आप जब ग्राम स्तर पे जाते हैं, तो ग्राम स्तर के जितने भी काम है, गांव में सबसे बड़ा काम क्या होता है कि रास्ता सही नहीं है,
तो वो रास्ते के लिए अगर जाएंगे डीएम के पास, प्रशासक का मतलब क्या है कि जब आप अपने गांव का रास्ता बनाएंगे तो आपको एप्लीकेशन डीएम के पास जाना पड़ेगा। तो आम नागरिक को डीएम के पास जाने का कोई समय नहीं है, और यदि समय है भी तो डीएम उस एप्लीकेशन को कितना तवज्जो देता है, वो तो आम नागरिक को पहचानता नहीं है। तो जो उसके आगे पीछे जो भाजपा, कांग्रेस या जो दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोग घूमते रहते हैं, डीएम उन्हीं को पहचानता है। तो बेसिकली दलगत राजनीति नहीं, मैं तो कहता हूँ कि शुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता जो होते हैं उनको जल्दी से कोई भी प्रशासक या कोई भी अधिकारी पहचानता नहीं है। ये समझना, ये मतलब ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। हालांकि इसमें दिक्कत आती है। तो ये दिक्कत को दूर करने के लिए चुनाव तो सही समय पे होना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं तो फिर हम लोगों को क्यों डर लगता कि हम सही समय पे चुनाव न कराएं। और अगर इस राज्य ने ऐसा कर भी दिया है, सरकार ने इस दौरान कर भी दिया है, तो मैं तो अच्छा कहता हूँ कि ये अच्छा मौका है। हरिद्वार का चुनाव भी हमारे संपूर्ण राज्य के साथ होना चाहिए। ये अलग, अगर इस दौरान आपने इतना रोक दिया है, फिर उतना उनको भी आगे पीछे कुछ करो। आप एक जिले को नहीं मना सकते हो, 12 जिलों को आप ऐसे रखते हो एक कॉर्नर, और एक जिले के सामने आप डरते हो। ये भी बहुत पहले हो जाना ये बड़ा सवाल है, ये पहले हो जाना चाहिए चाहिए था। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस सत्ता में नहीं रही, ऐसा नहीं कि भाजपा सत्ता में नहीं रही, सब 2-2 बार रहे हैं। अच्छा ये हो कि हैंडसम मुख्यमंत्री हमारे, मेरी बात अगर उन तक पहुंचे आपके माध्यम से, तो कृपया वो हरिद्वार के चुनाव को, जब आपने टाल ही दिया इस चुनाव को, हरिद्वार के चुनाव को आप इसमें मिला दें। और दूसरी बात ये कि जब हम टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं तो हमको जैसे बजट लैप्स होता है उसको लैप्स नहीं करना चाहिए, उस सही समय पे सब काम हो जाने चाहिए। अब तो पहले तो अधिकारी कहता ना कि मुझे तो पता ही नहीं कि तुम यहाँ आ रहे हो मेरे सामने, क्योंकि फोन ही नहीं थे। पहले 1 हफ्ते पहले चिट्ठी लिख दी जाती कि मैं इतना तारीख को वहाँ आऊँगा। अब तो फोन से अगर फोन नहीं उठाएगा तो किसी नए नंबर से फोन कर देते उसको, उससे फोन उठवाते हैं लोग, उस अधिकारी से या उस नेता से। ऐसे भी कई बार हुआ कि नेता ने झूठ बोल दिया कि मैं यहाँ नहीं हूँ, फिर बगल वाले ने फोन मिला कि देख वो वहाँ पर खड़ा है लेकिन झूठ बोल रहा है, यहाँ नहीं है। ऐसे कई बार पकड़े गए हैं। तो इस टेक्नोलॉजी में जब हम आए हैं तो हमें कोई भी काम समय से कर देना चाहिए। अगर आप यूसीसी को पूरे देश में डंका पीट रहे कि उत्तराखंड से शुरू हुए हैं, तो कम से कम आप ये भी डंका पीटो कि उत्तराखंड में चुनाव सही समय पे होते हैं। अच्छा, मैं ये डंका भी तो पीट दो। अब ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त तैयारी आप देखते हैं, जो आरक्षण को लेकर अध्यादेश भी नहीं आया अभी, और जितना वक्त बाकी है 1 महीने 1.25 महीने का, देखो आरक्षण का सवाल सिर्फ ओबीसी पे अटका हुआ है। ओबीसी एक ऐसा सवाल है उत्तराखंड में कि जिसको सॉर्ट आउट करना किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है, और सॉर्ट आउट होगा उसके बाद भी बवाल होगा। क्यों कि उत्तराखंड में ओबीसी एक्चुअली है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, भारत के संविधान की जो अनुसूचित जाति की जो बताया गया ना 1950 की जो गाइडलाइन है, उसको जब पढ़ेंगे, हमारे बहुत सारे विद्वान साथी बैठे हुए हैं, उसमें अनुसूचित जाति को अनुसूचित जाति लिखा हुआ है और ब्रैकेट में उसकी उपजाति लिखी हुई है। तो जितने उत्तराखंड की अनुसूचित जाति है उसमें डोम लिख रखा है। अगर आप जो है 20 साल पहले का जाति प्रमाण पत्र किसी का देखेंगे, लेकिन कुछ हमारे रिजर्वेशन के नेताओं ने हल्ला करके उसमें शिल्पकार लिख दिया। शिल्पकार उत्तराखंड की जाति नहीं है। यही सवाल उत्तराखंड में ओबीसी में आ रहा है। अब ओबीसी में पासवान भी आ जाएगा, ओबीसी में दूसरा बिहार का यहाँ रखा वो भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वोटर है वो। यूकेडी उसमें कुछ नहीं कर रही है, कांग्रेस उसमें कुछ नहीं कर रही, उनको भी वोट चाहिए। भाजपा को तो चाहिए वोट, अभी सत्ता में तो उनको दोबारा सत्ता में आना है। तो ये जो ओबीसी का सवाल है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा है वो फार्मूला अपनाना पड़ेगा। और मुन्ना सिंह चौहान बहुत विद्वान व्यक्ति है, लेकिन उस फार्मूला को अपनाने के लिए हमारे उनियाल जी और हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी गला काट देंगे, वो फांसी पे लटकने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिहार की बता रहे हैं मुन्ना सिंह चौहान को। उनियाल जी तो कह रहे हैं कि उनियाल लोग तो बिहार के हैं। हाँ, तो मुन्ना सिंह चौहान झूठ बोल रहा है और उनियाल जी और हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जो फांसी पे लटकने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उनियाल जी और प्रेमचंद को बचाना भी है। तो ये जो मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है ओबीसी के आरक्षण को लेकर के, उस बात पे मनन करना चाहिए सरकार को। उन्होंने किसी व्यक्ति, उन्होंने किसी समुदाय, किसी समाज के लिए नहीं बोला। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारे संविधान में लिखा गया है, संविधान की अनुसूची में जो चढ़ाया गया है, अभी संविधान की व्याख्या करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो मैं बाकायदा डे टू डे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ के लोग पढ़ते नहीं है। 70 में से कितने विधायक हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं? मुझे इस बात पे बोलने का अधिकार इसलिए कि मैं उत्तराखंडी हूं, मैं यहाँ का व्यक्ति हूँ। 70 के 70 के विधायकों को जो जीत के आते हैं, उनकी पहली ड्यूटी बनती है कि 1 महीने तक संविधान पढ़ो। पढ़ते नहीं है। मुन्ना सिंह चौहान को बोलते हैं वो झूठ बोलता है। अरे भाई, जो आदमी मिसाइल मैन, अगर वो राजनीति नहीं करता तो डॉक्टर कलाम की जगह उसने पकड़नी थी, उससे झूठ बोलता है।
और ये शर्म आनी चाहिए यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों को जो ऐसे व्यक्तित्व को बाहर करते हैं और उन्हीं के लोग कहते हैं जो जिस पार्टी में वो व्यक्तित्व है। तो अच्छा हो कि ओबीसी के आरक्षण के लिए एक बार मुन्ना सिंह चौहान को फिर से सुनना चाहिए। ठीक है, यानी कि मतलब ये समझ जाएं कि अभी संभव प्रतीत नहीं होता कि तय समय पर ये चुनाव हो पाएंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तीनों पॉलिटिकल पार्टी से फाइनल कमेंट ले रहा हूं आज की चर्चा पर। संजीव जी शॉर्ट में। रवि जी देखिए, ओबीसी आरक्षण का जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा और सरकार की पूरी तैयारियां हैं, हम जैसे ही काम कंप्लीट होता है हम नियत समय में चुनाव करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जनता का हमें लगातार आशीर्वाद मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। ठीक है, उत्तराखंडी जी, देवचंद उत्तराखंडी जी। देखिए हम तो ये कहेंगे कि अब समय पर चुनाव होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पहले भी जब निकाय चुनाव हुए थे तो इन्होंने लास्ट टाइम पर अपना घोल मोल कर कहीं वोटरों के नाम हटाकर कहीं कुछ कराकर अपने पक्ष में वोट डलवाने की वजह से बड़ा हेर फेर फिर उलट फेर किया है। और ये इसी प्रकार का कार्य करेंगे अगर ये 30 जून तक चुनाव कराते हैं। अन्यथा जो सही और सिस्टमेटिक अगर चुनाव हो तो इनके पास वक्त नहीं, और इतना जो तकनीकी हम इसको जो संसदीय हिसाब से जो कार्रवाई हो वो होना असंभव है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इस चीज को लेकर? देखिए रवि जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर चुनाव को, चाहे वो निकाय हो, सहकारिता हो, छात्र संघ हो और अब पंचायत हो, हर चुनाव को अटकाती है, लटकाती है और भटकाती है। इसलिए मुझे लगता है कि पिछले चुनाव की तरह जब तक ऑनरेबल हाई कोर्ट की अवमानना का नोटिस नहीं आएगा, इनको डांट फटकार नहीं लगेगी, वहां कट ऑफ डेट तय नहीं होगी हाई कोर्ट में, तब तक ये सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराएगी। ये मेरा मानना। ठीक है, वक्त इतना ही है। देवचंद उत्तराखंडी जी, संजीव वर्मा जी, प्रेम पंचौली जी और शांति प्रसाद भट्ट जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। तो अभी अगर बात करें तो जो वक्त है वो 1 जून तक है प्रशासकों के कार्यकाल का, 10 जून तक प्रधान प्रशासकों के कार्यकाल का, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो 1-1.25 महीने का वक्त है। अभी तक अध्यादेश नहीं आ पाया, आरक्षण को लेकर स्पष्टता नहीं हो पाई। ऐसे में माना जा रहा है, ऐसा संभव प्रतीत हो रहा है कि पंचायत चुनाव में भी देरी हो सकती है जो प्रशासकों की नियुक्ति करने के बावजूद भी। लेकिन इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी, और विपक्ष इस पर आगे अपना किस तरीके का रुख अपनाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।